सीमेंट दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम के आज के शुमारे में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपने अपनों के साथ बने हुए। नाज़रीन, आज के इस शुमारे में मैं आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत हूँ तबरेज़ मदनी, और मेरा साथ दे रही है मेरी साथी अरीबा अल्ताफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरीबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ इस ठंडे ठंडे मौसम में। बिल्कुल, और परसों ही हमने जनवरी में जो है हम दाखिल हुए और आज 10 तारीख है, तो पता ही नहीं चलता है वक्त कैसे गुजरता है। और जब ये ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए तो आप चाहते हैं कि आप घरों से बाहर ही ना निकले क्योंकि ठंड इतनी है, लेकिन इंसान को रोज़गार के लिए, रिज़्क ढूंढने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। और ये एक जंग होती है सर्वाइवल की, नफ्स की, क्योंकि आपकी फैमिली होती है और आपको काम करना हो, छोटे छोटे बच्चे घर पे आपके होते, भाई बहन होते हैं, तो एक पेरेंट स्पेशली घर से निकलता है कि मेरा जो बच्चा है उसको मैं सारी कंफर्ट प्रोवाइड करूं और रोज़ी कमा के लाऊं और उसको एक बेहतरीन ज़िंदगी दे सकूं। और जब मैं आ रही थी आज तो मैंने देखा इतने सवेरे जो है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स अपनी तैयारी में लगे हुए थे कि अपना वो सामान निकाल रहे थे। तो मुझे ये चीज़ एहसास हुई कि अक्सर जब हम अपने लिए कोई ख़रीदारी करने निकलते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का हम लोग शॉप से, बहुत किसी ब्रांड से ले ले। तो मैं चाहती थी कि मैं आज आपसे ये जिक्र करूं, ये खुद को भी एक नोट डाउन, एक पॉइंट रखूं और आपके साथ भी शेयर कर सकूं कि जब भी हम लोग शॉपिंग पे जाए, बाहर जाए, तो हमें चाहिए कि अगर हम हज़ारों रुपए कहीं पे खर्च करें अपने कंफर्ट के लिए तो हम उनसे भी थोड़ी बहुत चीज़ें ले सके ताकि उनका भी जो है घर चल सके, उनका जो चूल्हा है वो चलता रहे और अच्छे से चलता रहे। क्योंकि जब हम सब मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, कतरे कतरे से ही समंदर बनता है और वो समंदर किसी की राहत भी हो सकती है, और ये समझने की ज़रूरत है हमें। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात कही आपने अरीबा। और इसमें थोड़ा सा मैं भी ऐड करूं कि हमने, जैसे अभी अरीबा ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स अपनी तैयारी कर रहे थे कि वो अपना कारोबार शुरू करें, अपना दिन शुरू करें, वहीं मैंने देखा कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग भी सुबह बिल्कुल सवेरे लगे हुए थे सफाई में। जब हम आ रहे थे इट वॉज अराउंड -3 डिग्री टेम्परेचर दैट टाइम, और वो लोग सफाई कर रहे थे। और कहीं ना कहीं वो लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने रिज़्क के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके उस काम में हम भी मदद कर सकते हैं कि अगर हम कचरा सड़कों पे नहीं फैलाएं तो। हालांकि ये बात बहुत क्लियर है, कचरा हमें डस्टबिन में डालना है, सड़कों पे नहीं फैलाना। और हमारी जो म्यूनसिपैलिटी के जो हमारे एहलकार हैं उनका काम कचरे को ठिकाने लगाना है, न कि समेटना। समेटना हमारा काम है कि हम समेट कर उनको एक बैग में देते हैं या डस्टबिन में देते हैं, तब जाकर वो कचरा जो है फिर आगे जाके प्रोसेस होता है। ये रही एक बात। और आज हम जहाँ पर हम ठंड की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और मसला है हमारे सामने, वो है रिजल्ट्स, खासकर मैट्रिक के। नोट है वना सो बर्थ उसकी छुज़ मैट्रिक पास ऐसा है, तो वो बड़ा फेवरेट रहा है सभी दौर, मतलब हर किसी इंसान का। आज भी वो गाना बजाया जाता है, हालांकि अब उसको बहुत सारे सिंगर्स से दोबारा भी गाया। ये जो मैट्रिक का रिजल्ट होता है ये बड़ा ही दुखदायक होता है, इससे स्ट्रेस बड़ा आता है। आजकल हमारे बच्चों में भी बड़ा स्ट्रेस है क्योंकि अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं कि शायद सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। हालांकि अभी डिपार्टमेंट में चेयरमैन की पोजीशन जो है वो खाली है, वो भी एक सवाल खड़ा हो रखा है, लेकिन उसके बावजूद यही कहा जा रहा है कि हम जो है रिजल्ट्स सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में देख पाएंगे। लेकिन क्या वजह है कि हमारे बच्चे स्ट्रेस में हैं? हम उस चीज़ का स्ट्रेस लेकर क्यों बैठे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। अगला पल क्या लेकर आएगा हम नहीं जानते, लेकिन उसके बारे में सोचकर हम अपना ये वाला पल जिसमें हम जी रहे हैं उसको भी खराब कर देते हैं। जब आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए थी तब आपने मेहनत करी, उसके बाद अपने इम्तहान दिए, अब रिजल्ट्स आने हैं तो आप एट ईज रहिए। रिजल्ट जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, और ऊपर वाला जो भी आपके लिए भेजता है वो आपके लिए बेहतर ही होता है। हर वक्त आपको एक नया सबक मिलता है, हर वक्त एक नई चीज सीखने को मिलती है। और इसमें ये भी है कि अगर ऐसा हो फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा किसी किताब में अच्छा नहीं कर सका, रिजल्ट में ओवरऑल अच्छा नहीं कर सका, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी रुक जाती है। हमें चाहिए कि हम बच्चों को ये तरबियत दें, उनको ये सिखाएं कि इंसान के लिए फेलियर जो है बहुत ज़रूरी है। कश्मीरी में मेरे पापा, जब मैं 10th में थी तो मेरा भी ऐसा ही स्ट्रेस था, तो वो कहते थे दाब लगुन जरूरी। तो एक बार इंसान जब गिरता है तो उठना सीखता है, और ऐसी बात आप भी अपने बच्चों और गिरकर उठना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि फेलियर लाइफ का एंड नहीं होता, ये सिर्फ एक हर्डल होता है, और जो आपको और बेहतर तरीके से खड़ा करता है और बेहतर तरीके से मेहनत कराने की जो आप पे हिम्मत देता है।
तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दें और पेरेंट्स से गुजारिश कि बच्चों को मार्क्स के पीछे ना दौड़ाएं, उनको एक अच्छा इंसान बनने दें और उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी जीने दें। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं वक्फे के लिए। वक्फे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं ठीक 8 बजे हर रोज़ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक 9 बजे तक हमारा ये सफ़र रहता है और कोशिश हम यही करते हैं कि ये सफ़र जो है आपके लिए एक यादगार सफ़र रहे। आज एक ख़ास मेहमान से मुलाकात होने जा रहे हैं, मिलवाएंगे आपको मेहमान से, लेकिन उससे पहले आप तक पहुँचानी है अखबारात की सुर्खियाँ। मेरे हाथ में उर्दू रोज़नामे और अरीबा के हाथ में अंग्रेज़ी रोज़नामे। तो मैं उर्दू रोज़नामे पढ़ के सुनाता हूँ और अरीबा सुनाएगी अंग्रेज़ी रोज़नामों से आप तक आज की जो है सुर्खियाँ। लेकिन उससे पहले, सुर्खियों से पहले, अरीबा आप तक देंगी, आप तक पहुँचाएंगी वेदर अपडेट्स और साथ ही साथ सड़क का हाल। जी बिल्कुल, आप तक अपडेट्स पहुंचाती हूँ। श्रीनगर की बात करें हम तो कल रात का कम से कम -डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और आज दिन का जो है 5 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू के हवाले से बात करें तो कल रात का 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और आज दिन का 14 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो नेशनल हाईवे पे दोनों अतराफ से छोटी बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। SSG रोड पे अगर रोड कंडीशंस ठीक हुई तो श्रीनगर से करगिल की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई और मुगल रोड जो है आज बंद रहेगा। अभी भी स्नो एक्यूमुलेटेड है, इस वजह से आज ट्रैफिक मोमेंट्स जो है मुगल रोड पे नहीं रहेंगी। ये थे अपडेट्स मौसम और ट्रैफिक के हवाले से और अभी हम हेडलाइंस की तरफ चलते हैं और मैं पहली हेडलाइन ले लेती हूँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर है मेरे पास और इससे हेडलाइन है हाइडल पावर जनरेशन फॉल्स बाय 77% इन JNK। जी, इसके बाद मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा और इसकी खबर बजट के हवाले से। जी हाँ, पार्लियामेंट का बजट इजलास 2026 28 जनवरी से शुरू होने का इम्कान, 1 फरवरी को होगा बजट पेश। जी, मेरे पास एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर, इससे सुर्खी है ड्रग एडिक्शन हैज पुश डाउन ऑल मॉरल एंड रिलीजियस वैल्यूज टू द लोवेस्ट एब, सो जॉइंट क्रूसेड बाय ऑफिशियल्स एंड पब्लिक अगेंस्ट ड्रग मीन्स हाईली वारंटेड इन कश्मीर। जी, मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा और खबर कुछ इस तरह से कि चीफ इलेक्टोरल अफसर जम्मू कश्मीर ने कौमी योम राय दहांदगान 2026 के लिए तैयारियों का जायजा लिया। जी, मेरे पास एक और इंग्लिश न्यूज़पेपर, इससे सुर्खी है इनॉग्रेट्स नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ NSG। इसी एक बार से एक और सुर्खी, नार्को टेरर बिगर थ्रेट देन लॉ एंड ऑर्डर सेज होम मिनिस्टर। जी, मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा और खबर कुछ इस तरह से कि कठुआ ऑपरेशन जारी, 48 घंटों से कोई फायरिंग का तबादला नहीं हुआ। ये जो ऑपरेशन कठुआ में चल रहा है ये पिछले 48 घंटे से जारी है और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अब ये ऑपरेशन शायद मुकम्मल हो चुका है। पिछले 48 घंटों से कहीं कोई फायरिंग सुनाई नहीं दी। जी, मेरे पास एक आखिरी इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसे सुर्खी है देयर इज अ 7th अरेस्ट इन क्रॉस बॉर्डर नार्को आर्म्स सिंडिकेट इन जम्मू, पुलिस रिकवर्स अ पिस्टल, नैनो ड्रोन रिकवर्ड इन जम्मू बॉर्डर एरिया। जी, मेरे हाथ में आखिरी उर्दू रोजनामा और खबर मौसम के हवाले से कि कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में, श्रीनगर में शबाना दर्जा हरारत -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये इस साल का सबसे कम दर्जा जो है हमने रिकॉर्ड किया है, सबसे कम दर्जा रिकॉर्ड हुआ है ये इस बार का, -6 डिग्री टेम्परेचर इन श्रीनगर। बहुत ठंड है और इस ठंड से निपटने के लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम गर्म कपड़ों में रहें और कोशिश करते रहें कि जितना हो सके अपने आप को वार्म रखें, हाइड्रेटेड रखें ख़ास तौर पर, क्योंकि हम लोग पानी पीने से थोड़ा कतराते हैं सर्दियों में। गर्मियों में भी कश्मीरी लोग पानी कम ही पीते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा हाइड्रेटेड रहें, ल्यूक वार्म पानी पीते रहें, जिससे आपको खांसी से भी राहत मिलेगी अगर खांसी हो तो। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में एक ख़ास मेहमान से हम करेंगे मुलाकात, लेकिन उससे पहले एक ख़ास पेशकश आज के दिन हमने तैयार रखी है। आइए आप और हम मिलकर एंजॉय करते हैं ये शानदार सी पेशकश।
Aşk meinen amaran can gau. Aşk meinen amaran Aşk meinen amaran can gau. Aşk meinen amaran An jutuk şal maran can gau. Ah koruna yudu çalayı tir mein. Ah koruna yudu çalayı tir mein. Ah koruna yudu çalayı tir mein. Ah koruna yudu çalayı tir. Vah karaçus sindar can gav. Vah karaçus sindar can gav. Hay 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 ani jutuk şan maran Aşk meinen amaran can gau. Ulfatuk soda kirit vapas senut. Ulfatuk soda kirit vapas. Ulfatuk soda kirit vapas senut. Ulfatuk soda kirit vapas. Dil dikut ad gar yaran can gau. Dil dikut ad gar yaran can gau. Hay hay ani jutuk şan maran Aşk meinen amaran can gau. Adi kaşey kavi çalın o sigar. 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 Başta utdin kalvaran can gau. Başta utdin kalvaran can gau.
रमजान नीत मई तुम प्राण खत शाद रमजान मई तुम प्राण खत शाद रमजान नीत मई तुम प्राण खत शाद रमजान मई आज निसाबस शख्स साल जान दो आज निसाबस शख्स साल जान दो आज निसाबस शख्स साल पान टूटू शाल मारन जान दो पान टूटू शाल मारन जान दो अशकुर दुनिया हमारा जान दो जान दो हाय हाय जान दो हाय जान दो जान दो नाज़रीन वेलकम बैक। जी हाँ, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। तो इस बोजान प्रोग्रामस मज ये खास डल यस आवाज़ अब्दुल गफार कानहम तो साथियन हज ते पेश ओस युस ये बात ओस लिखमुत ये ओस लिखमुत प्रोफेसर शाद रमजान सबन। उम्मीद छे ज सानी यम डाल तो तारीख खसान तो इंशाल्लाह इस आसो इथे पे तुहद खतर बेहतर तो बेहतर डाल पेश करान, मगर सिर्फ छे अकी गुजारिश तो हमेशा करान कि तो इस फीडबैक थोड़ा दिवान कि तु क्या छु यछान। वारिया साथी फोन करान या वारिया साथी मेल करान तिथे पे तो तुम मेलन पर या फोन कर कॉल कर वन कि तु क्या तब्दीली छु यछान प्रोग्राम में कित पे तु यछान कि प्रोग्राम बन बेहतर से बेहतर तुंद खतर। नाज़रीन मोहतरम, अब वक्त तो चला है कि आज के ख़ास मेहमान से हम मुलाकात करवाएंगे एक ख़ास शख्सियत से आपकी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं जाइएगा मत। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दी में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वक्फ पर तुहन बे इस्तकबाल तुहस मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK मस। नाज़रीन मोहतरम, वन वोत वक्त के समखो इसके खास मेहमानस। जी हाँ, आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। नाम है इनका शाहिना यासीन जी। ये असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम्स JNK में। शाहिना जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। ई नाम तो बेहतरीन सर आगाज, बी नाम तो नाम की खुनम्बाज, बनाम खुदा वंदे जानो खिरद, खजी यार तो अंदेशा बरगुजर। ये मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैं फ़ारसी से ही मुंसलिक हूँ और अगर यहाँ पे बैठी हूँ तो फ़ारसी की वजह से बैठी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़ारसी इतनी मीठी ज़ुबान है, जी। समझ तो मुझे नहीं आई है, लेकिन वो जो मिठास है वो मुझ तक पहुँच गई। बस हमने शुरुआत की है। मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने फ़ारसी शेर से, जैसे कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। तो मैं आपको सलाम पेश करती हूँ तबरेज़ साहब और अदीबा जी, आपको भी, और हमारी जो टीम यहाँ पे बैठी है इन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो नाज़रीन घर में बैठे हैं चाय पी रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। चाय की चुस्कियों के साथ इस प्रोग्राम को हमारे नाजरीन एंजॉय करते हैं और हम हमेशा दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी नाजरीन हैं सब सेहत सलामत रहें और आबाद रहें। नाज़रीन मोहतरम, हम मिल रहे हैं आज के ख़ास मेहमान से। जी हाँ, तो शुरुआत जो हम इस प्रोग्राम में करते हैं अपने मेहमान से गुफ्तगू की, वो थोड़ा सा पर्सनल होती है, तो पर्सनल से ही शुरुआत करेंगे। अरीबा से गुजारिश करूँगा। जी, क्योंकि मैम आप यहाँ पे है, एक ओहदे पे है
और जब इंसान एक ओहदा, एक मुकाम हासिल करता है ज़िंदगी में, कहीं पहुंचता है, हालांकि पहुंचना तो अभी बहुत दूर है, लेकिन उसे लगता है कि कहीं तो हूँ जहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, वहाँ तक पहुँचने में एक सफ़र लगता है। उस सफ़र के बारे में बताइए, कहाँ से शुरुआत हुई, पैदाइश कहाँ की है, आपने जो पढ़ाई लिखाई का मामला है वो कहाँ से मुकम्मल किया, और फिर यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? मेरा नाम शाहिना यासीन, मैं यहाँ पिरजू आइलैंड में पैदा हुई हूँ, खाकी ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली, मेरे दादाजी पीर साहब सैयद फैमिली से थे, तो हमारे घर में माहौल ऐसा था कि इस्लाम पे बात ज़्यादा हुआ करती थी। अच्छा। इस्लाम पे ही बात होती थी, नमाज की बात होती थी, और अगर कोई डिस्कशन भी होती थी तो वो सिर्फ नमाज के बारे में, दीन के बारे में ही होती। जब तक मैं बड़ी भी हो गई तब तक यही चलता था, और मैं कुछ देखती नहीं थी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर में टीवी और रेडियो चलता था, जिसपे न्यूज़ चलती रहती थी। न्यूज़ सुनते रहते थे मेरे दादाजी, और साथ में बस ये दीनी बात होती। चाहे मेरे चाचूज बैठते थे, डैडी बैठते थे, मेरे फादर यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे, तो वो भी, और मेरे दादाजी भी यूनिवर्सिटी में ही जॉब करते थे। तो हमारे घर में यही डिस्कस चलता रहता था, इस्लाम पे, दीन पे बात होती थी घर में। तो उसका असर हम पे भी रहा। हम बच्चे छोटे छोटे जितने भी थे, अभी भी कहीं पे कोई बात होती है, इस्लाम की बात होती, तो कहीं ना कहीं हमने घर में सुना होता है इस बारे में कि उस बात पे कहीं ना कहीं मेरे दादाजी ने बात की हुई होती थी। तो मेरा स्कूलिंग यहीं से हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में ही मैं पढ़ती थी। मेरा बिल्कुल नज़दीक, पिरजू से बिल्कुल नज़दीक कोठीबाग स्कूल था। तो मैंने कोठीबाग स्कूल में 12th तक पढ़ा है। 12th के बाद हम MA रोड, बिल्कुल नज़दीक, क्योंकि हम तब देखते थे बिल्कुल जो नज़दीक हो जाए, स्कूल जाना या कॉलेज जाना नज़दीक हो जाए, गाड़ी की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं MA रोड पे मैंने ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी जाने का टाइम जब आया तब मैंने सोचा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे डैडी ने अपनी पसंद से मुझे सब्जेक्ट, एक मैं ही वो बच्चा था कि जिसने डैडी के को फॉलो किया। अच्छा। डैडी बिल्कुल उनकी पसंद से मैंने पढ़ाई की है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे तब लिटरेचर, इंग्लिश, पर्शियन और मेरा उर्दू सब्जेक्ट था। जब मैं यहाँ यूनिवर्सिटी भी गई तो फिर जब मैं वहाँ पहुँची, मुझे डैडी बोलते अब बोलो क्या पढ़ना है तुमको। मैंने बोला डैडी मुझे इंग्लिश अच्छी लगती थी। तो मैंने बोला सर, क्योंकि पर्शियन उतना नहीं आता था, मैंने पर्शियन जितना सीखा वो मैंने यूनिवर्सिटी से ही सीखा। वहाँ मैंने कॉलेज से हकीकत में उतना नहीं सीखा, क्योंकि वहाँ सिलेबस बहुत कम हुआ करता था, वो हम बस रट्टा लगा के पढ़ लेते थे। पढ़ा है, सीखा है हमने वहाँ यूनिवर्सिटी से। फिर जब मैं वहाँ पहुँची, डैडी के साथ गई एडमिशन के लिए, तो उन्होंने मुझे दिखाया दूर से ही डिपार्टमेंट, बोला ये इंग्लिश डिपार्टमेंट, ये पर्शियन डिपार्टमेंट, बान कोची गासन, कहाँ जाओगी? मैंने बोला बगसा इंग्लिश डिपार्टमेंट। दोपन ना इतनी कैसी एडमिशन, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इंग्लिश में जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम पर्शियन में जाओ। मैंने बोला क्यों? मैं बोला पर्शियन इंग्लिश बहुत इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस पे पढ़ोगे ना गोशी गासो या प्राइवेट स्कूल नौकरी गसा कॉन्ट्रेक्चुअल कोई जाए पता काढ़ नहीं ताती पची नाइट बेफिक्र, वहाँ जाओ 2 साल पढ़ो अच्छे से, आगे जाओगे इंशाल्लाह। वहाँ मैं ये इस डिपार्टमेंट का ऐसा रहा है कि ये चुन कहीं बेकार नहीं रहता है। जो भी बच्चा आ जाता है पर्शियन डिपार्टमेंट में वो आगे जाता ही जाता है। फिर मैं घर गई तो फिर मैंने पर्शियन में एडमिशन ले लिया, शुक्र अल्लाह का। उसके बाद मेरे दादू जो थे वो पर्शियन जानते थे बहुत, उन्होंने मुझे बोला माँ बाम्बर पूछोस ना ये तीना सी आप मत फिक्र करो। मैंने बोला नहीं मुझे अब आता नहीं है, मैं मास्टर्स करके आऊँगी तो मुझे मैं क्या करूँगी आगे। कहा कि नहीं कोई बात नहीं मुझे से थी, लेकिन अल्लाह उनको मगफिरत करे, उनकी कुछ महीनों बाद ही उनकी डेथ हो गई तो वो गुजर गए। फिर उसके बाद हमें संभाला है पर्शियन डिपार्टमेंट ने। पर्शियन डिपार्टमेंट में हमारे MM मसूदी साहब जो प्रोफेसर है बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत उन्होंने और वहाँ पे हमारी प्यारी मैडम मरहुमा जुबैदा जान मरगूबी बहुत ही अच्छी टीचर रही है, बहुत ही अच्छी प्रोफेसर रही है। एज मदर वो हमारे साथ ट्रीट किया करती थी। तो तिमस ऐसे सर ने हमें पहले ही बोल दिया देखो भाई 2 साल तुमको पढ़ना है, 2 साल में या तो तुम मुझे क्लास में मिलने चाहिए, नहीं तो तुम लोग मुझे लाइब्रेरी में मिलने चाहिए। इससे बाहर अगर मैंने तुमको कहीं देखा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये उन्होंने बिल्कुल मसूदी सर का ये कहना था। बस
इसी 2 जगहों पे अगर मैंने किसी डिपार्टमेंट के बाहर तुमको देखा कहीं कैंटीन में, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम लोगों को। और हमारे इस क्लास में जो पीजी जब हम कर रहे थे 42 स्टूडेंट्स थे, 42 में से 40 इस वक्त सब जॉब कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। 40 उनमें से डिग्री कॉलेज में कुछ है, कुछ 10+2 में है, कुछ टीचिंग में है, सिर्फ एक मैं हूँ जो अलग जो उससे हट कर निकल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वालिद मोहतरम का जो विजन था वो विजन काम कर गया। बिल्कुल, और उन्होंने जो रास्ता आपके लिए चुना वो बेहतर ही था माशाल्लाह। वो तो ऐशु घर से मज़ उसमें पढ़ाई हुन माहौल, हाँ तो उसने नेबर छान किया बे उस फादर, क्योंकि वो वक्त वैसा था कि आज पेरेंट्स वारा पूरा दिमाग बच्चा पढ़ेगा, क्या पढ़ाना है इसको, किधर ले जाना है, क्या कर, उस वक्त नहीं था। लेकिन ऐसे फादर आख तहम वक्त जितने भी उस ग्रुप के लोग हैं ना, उनमें मेरे फादर एक वो इंसान थे जो कहते थे कि जो वो बोलते थे ना वो सोच समझ के करते थे, सोच समझ के करवाते थे। और इस वक्त भी, तब से लेके अब तक, जब भी मुझे कोई डिसीजन लेना होता है ना, मैं फादर से ज़रूरी बात करती हूँ। जब मुझे हाँ आना था, मैंने उनसे पहले बात की, डैडी मुझे वो बुला रहे हैं तो मैं जाऊँ, बोला कि कोई बात नहीं, जाओ, कोई नहीं है। छोटे से छोटी डिसीजन हो या बड़े से बड़ा, मैं फादर को हमेशा रखती हूँ। और इंशाल्लाह शुक्र अल्लाह का कि जब भी मैंने उनसे कोई मशवरा लिया है ना, उसमें मेरी कामयाबी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। वैसे भी देखा जाए तो बेटियां बाप की जान होती हैं, बिल्कुल, और बेटियों की जान बाप में बसती है। और वो आपने यहाँ पर बता ही दिया कि आप आज भी अपने वालिद मोहतरम से ही मशवरा करके आगे बढ़ी हैं, और आज आप स्टूडियो भी उनके मशवरे से ही आई हैं। जानना चाहेंगे, जब आपने अपना पीजी दौर जो था आपका 2 साल का, ये दौर कैसा रहा? क्योंकि आपने ये कहा कि मैं उसमें पर्शियन की तगान बस थोड़ा सा कंफ्यूज थी, पर्शियन डिपार्टमेंट अचुन 2 वरी रोज बह क्या कर, तो तिम 2 वरी की रूद पता? तिम 2 वरी रूदी, मानो कि आप नर्सरी के बच्चे को कैसे पकड़ते हो, ए फॉर एप्पल पढ़ाओगे आप। हमारे टीचर्स, पर्शियन के लेक्चरर्स, वो हमें वैसे ही पढ़ा रहे थे। जो किताबें मुझे 10+2 में कोठीबाग स्कूल में पढ़ानी चाहिए थी, उनको ग्रामर के लिए असफा एक बुक होती है, जो वो उन्हें वहाँ पे पढ़ानी चाहिए थी PUC TDC में, वो हमने कहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा। यूनिवर्सिटी में हमें मानो कि अलिफ से पढ़ाया। और वो बहुत मेहनत हम पे करते थे टीचर्स, डेडिकेटेड टीचर्स। बिल्कुल बिल्कुल। नेट स्लेट, इवन कि उन दिनों वो संडे छुट्टी होती थी ना, लेकिन हमारे टीचर्स इतने पेन लेते थे कि वो संडे को भी हमें क्लास देते थे, क्योंकि उनको तो उससे कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन हमें बहुत फ़ायदा होता था, हमें संडे भी बुलाते थे। तो उन्होंने बहुत पेन्स लिए, वो हमसे मेहनत करवाते थे। तो शुक्र अल्लाह का, उनकी मेहनत रंग लाई है और हम कामयाब हो गए सभी। देखिए, जब एक स्टूडेंट ज़िंदगी में तरक्की करता है या कोई मुकाम हासिल करता है, तो इसका सीधा सीधा जो क्रेडिट है वो जाता है टीचर को। कहा जाता है कि आपके उस्ताद बड़े शानदार रहे होंगे जिन्होंने इतना शानदार स्टूडेंट दिया। आज कभी मसूदी साहब से मुलाकात होती है? हाँ, कभी होती है उनसे। मैडम का अचानक उनकी डेथ हो गई, तो हाँ, उनको मगफिरत करे अल्लाह ताला, उनको करवट जन्नत दे। उनको मैं हमेशा, जब भी मैं अपनी मदर को फाते भेजती हूँ, तो मैं बिल्कुल उनकी सूरत मेरे सामने आ जाती है मैडम की। तो उनकी कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन सभी बाकी टीचर्स भी बहुत शानदार थे और बहुत मेहनत करते थे। तो लेकिन इन दोनों का बहुत रोल रहा। वो बहुत प्यार से अपना बन के डांटते भी थे और प्यार भी करते थे। जुबैदा मैडम बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से पढ़ाती थी। और उनमें एक प्लस पॉइंट ये था, जो हम आज देखते हैं कि स्कूल में आप लोग गुड टच बैड टच बच्चे को सिखाते हो, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो नहीं सिखाते हो उस तरह से, क्योंकि बच्चे के लिए एक रोल मॉडल होता है टीचर। अगर हम पेरेंट्स घर में पढ़ाते हैं या घर में सिखाते हैं तमीज़ तहजीब, लेकिन अगर स्कूल में यही टीचर अच्छे से इनको सिखाएंगे पढ़ाएंगे तो उसका बहुत असर रहता है। बहुत माँ बाप से ज़्यादा असर रहता है, क्योंकि माँ बाप प्यार भी करते, डांटते भी है, लेकिन स्कूल में एक अच्छा माहौल रहता है। वो माहौल हमारा, मैंने देखा है हमारे यूनिवर्सिटी में, जब हमारी क्लास होती थी तो हफ्ते में कभी ना कभी एक दफ़ा सर एक दिन नहीं पढ़ाते थे। उस दिन बस बात होती थी, अच्छे काम करो, अच्छी चीज़ें करो, जिद नहीं रखो, वो नहीं करो, मतलब इस पे होती, इसी पे बिल्कुल मॉरल पे बात होती थी। मॉरल एजुकेशन वो बिल्कुल बहुत अच्छे से देते थे मसूदी साहब। और साथ में हमारी मैडम थी ना, वो भी जब भी वो बाहर मिलती थी ना, तो वो यहाँ माथे पे चूमती थी और गले लगाती थी। बहुत खूबसूरत बात है। अभी हम आपके ओहदे की तरफ आते हैं। आप एज असिस्टेंट डायरेक्टर आर्कियोलॉजी आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स में हैं अभी,
तो अपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा हमें एक विजन बताइए कि किस तरीके से डिपार्टमेंट काम करता है, आपकी पोजीशन में आप क्या काम करते हैं, किस तरीके से आप इस डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो, हमारा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स। ठीक है, आर्काइव्स में हमारा रिकॉर्ड रहता है। जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट में है 19 डिपार्टमेंट, जहाँ 19 डिपार्टमेंट्स की फाइल्स जितना रिकॉर्ड है 1902 से लेके 1947 तक, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। ठीक है, वो तकरीबन 2.25 लाख की तादाद होगी उसकी तकरीबन, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे जनरल है, रेवेन्यू है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, एक्स गवर्नर है जो 1902 से सबसे अर्ली है, 1902 से है एक्स गवर्नरी। उसके बाद है हमारा इंडस्ट्रियल, हेल्थ, वर्क, ट्रेड, फॉरेस्ट, इंफॉर्मेशन, फूड एंड सप्लाई, रिहेबिलिटेशन, प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉ डिपार्टमेंट, टूरिज्म, आर्काइव्स, ये सारे डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट्स का क्या है कागज, जो कागज है उस पे क्या है? कागज में आपको जो भी वहाँ पे जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस उस वक्त हुई है, तो वो सारा रिकॉर्ड हमारे डिपार्टमेंट में आया करता था। तकरीबन 90 तक हमारे पास आता था, उसमें फिर बीच में रुक गया था, तो अभी कुछ टाइम से फिर से 2-3 साल से फिर से स्टार्ट हो गया है। और अब आ रहा है हमारा सिर्फ जीएडी से। जीएडी से जितने भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होती है या कोई भी ऑर्डर निकलते हैं, तो वो हमारे आर्काइव्स में जमा हो जाता है। बिल्कुल। और हमारा ये जो आर्काइव्स है, यहाँ पे हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स है, रेयर बुक्स है। मैन्युस्क्रिप्ट्स में आपको पर्शियन, अरबिक, संस्कृत मिल जाएंगी सारी, जो कि स्कॉलर्स के बड़े काम आते हैं। स्कॉलर्स जब भी जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी कर रहा होगा, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली किसी ना किसी बहाने से वो हमारे डिपार्टमेंट पहुंच ही जाते हैं। तो उनकी ये जो फाइल्स की आपने बात की, जो कागज़ों की आपने बात की, या मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात आपने करी, ये सारे फिजिकल फॉर्म में है या इनका डिजिटल वर्जन भी है? इनका जो ये हमारा है ना मैन्युस्क्रिप्ट्स का हमारा हो गया है लगभग तकरीबन 1000 के हमारी स्कैनिंग हो चुकी है जी। बकायत ये है कि कुछ फिर बाद में आते हैं ना, तो हमारा 2007-8 में जो डिजिटाइजेशन हो गई थी, तब तक जितना हमारे पास रिकॉर्ड था उसका हो गया है जी, उसका हो गया है। और फाइल्स की भी स्कैनिंग हो गई है। तो इसका मतलब डिजिटल वर्जन हो चुके हैं? बिल्कुल हो चुके हैं, वो हो चुके हैं। ये हुआ आर्काइव्स का जी। उसके बाद हमारा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आता है। जो आर्कोलॉजी है, जितनी भी हमारी साइट्स है, हेरिटेज साइट्स है, जिसमें खानकाएँ आएंगी, मस्जिद आएंगी, गुरुद्वारा आएंगी, गिरजाज आएंगे, वो सारे यहाँ हमारे आते हैं उस आर्कोलॉजी में। ठीक है। तो जहाँ कहीं भी डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन में, कश्मीर डिवीजन में मतलब मेरे अंडर आता है, कश्मीर डिवीजन में जहाँ पर भी काम चलेगा तो वो मुझे देखना पड़ता है। बिल्कुल। जहाँ कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और रेस्टोरेशन का काम चलेगा, वहाँ पे मुझे ये आर्कोलॉजी विंग जो होती है वो ही काम करता है। कितनी साइट्स हैं आर्कोलॉजी विंग के पास आपकी? इसके पास 55 है हमारी जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे 23 है जी। तो 23 साइट्स आप देखती हैं? हाँ, हम देखेंगे, जहाँ जहाँ पे मेरा काम चलता रहेगा वहाँ पर हम देखते रहते हैं जी। इसके बाद आए म्यूजियम्स पर? जी बिल्कुल, म्यूजियम्स तो हमारे जम्मू में भी म्यूजियम है, डोगरा आर्ट म्यूजियम, और श्रीनगर में तो आपको पता ही है एसपीएस म्यूजियम है। तो एसपीएस म्यूजियम में हमारे पास गैलरीज, आप कभी हो सकता है आप आए होंगे, वहाँ पे आपको आर्कोलॉजी गैलरी नीचे मिलेगी, उसके साथ आपको कॉइन सेक्शन मिलेगा, न्यूमिस्मेटिक्स। उसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेकोरेटिव आर्ट मिलेगा, कल्चरल सोसाइटी मिलेगी, और आपको नेचुरल हिस्ट्री मिलेगी। हाँ, इसके अलावा हमारी है और भी है हमारी कलेक्शन, टेक्सटाइल है, हमारे पेंटिंग है, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट है और ज्वेलरी है, लेकिन उनकी गैलरीज अभी हमारी तैयार नहीं हुई है, तो उसका काम होने वाला है स्टार्ट। बहुत ही खूब। ये आपने अपने महकमे के तीनों विंग्स के बारे में हमें बता दिया। एक बार फिर से वापस आए हम आपकी निजी जिंदगी पर, जो हम बात कर रहे थे। जब आपने पीजी मुकम्मल किया आपका, उसके बाद जॉब जो है वो कब हुआ? हाँ बिल्कुल, पहले तो मैं पीजी कर रही थी, तो मैंने एज अनाउंसर रेडियो कश्मीर में भी काम किया है। अच्छा जी, कुछ टाइम तक मैं वो काम भी करती रही, तो लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद मैंने छोड़ दिया। मेरे पास सिर्फ 1 साल का टाइम मिला है पीजी करने के बाद, मेरी जॉब में सिर्फ 1 साल का टाइम है। इन बिटवीन मैं स्कूल भी गई हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ मैं 5th तक पढ़ाती थी बच्चों, 5th तक बच्चों को, या 10th तक भी पढ़ाती, लेकिन जो 5th तक बच्चे ना, मैं अभी आपसे बात की थी कि बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है टीचर, ये बहुत प्यार करते हैं अपने टीचर्स के साथ।
तो वो जो हमारे टीचर्स ने वहाँ पीजी कराते वक्त जो हमें सबक सिखाया था ना, वो सबक मैं उन बच्चों को सिखाती थी और बहुत प्यार करते थे मुझसे। तो ये हम सब का मेरे ख्याल में हर टीचर का ये काम है कि वो आपको अच्छी तरबियत दे। थोड़ा सा अगर हम पढ़ाई भी करते हैं या बाकी चीज़ें भी सिखाते हैं, उसके साथ साथ बच्चों को तमीज़, तहज़ीब, अदब ये सारा सिखाना बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी। माशाल्लाह, बहुत ही खूब। इसके बाद जब आपकी नौकरी लगी, कौन सी पोजीशन पर आपने ज्वाइन किया? हाँ, मेरा 2006 में एज एडिटर मैं डिपार्टमेंट में अपॉइंट हुई हूँ। तो उसके बाद वो सिलसिला तकरीबन अभी पिछले महीने तक चलता रहा। तो पिछले महीने मुझे एज इंचार्ज असिस्टेंट डायरेक्टर दिया गया। जी, ये जो एडिटर की जॉब होती है, इसमें क्या होता है काम एक एडिटर का? एडिटर का काम है पब्लिकेशन, रिसर्च एंड पब्लिकेशन। हमारे डिपार्टमेंट में जब भी कोई एग्जीबिशन का प्रोग्राम होता था या उसके लिए मैं पहले पेपर सारा मटेरियल तैयार करती थी, क्या करना है क्या नहीं करना है वो। और स्पेशली मैंने इसमें एक ये काम किया था कि जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट थी वो जितने भी पर्सन के मैन्युस्क्रिप्ट स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में है, तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट में मैंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की है डिपार्टमेंट की। पर्सन में जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उन सब पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन उनकी की है। बिल्कुल, बहुत खूब। हाँ। तो इसका मतलब ये जो कागजी कार्रवाई रहती है बिल्कुल रिलेटेड टू रिसर्च या पब्लिकेशंस, तो वो सारा एक एडिटर का ही काम रहता है। वो एक एडिटर का वो विंग ही एक रहती है, रिसर्च विंग, जिसमें रिसर्च असिस्टेंट भी रहता है। तो वो उन्हीं का काम होता है वो सारा करना। जी, आज की बात अगर हम करें, अभी जो ये डिपार्टमेंट है किस तरह से फंक्शन कर रहा है और क्या क्या काम आप अभी कर रहे हैं? अच्छा, हमारा कश्मीर डिवीजन की अगर बात करें तो कश्मीर डिवीजन की बात हम करेंगे। इस वक्त हमारा कैपेक्स में काम चल रहा है। फेज़ 1, फेज़ 2 में काम चल रहा है। उसमें हमारा है एक रीयूज़ प्लान ऑफ ओल्ड एसपीएस म्यूजियम है, जो फ्लड की वजह से थोड़ा ख़राब भी हो गया था और उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो उसका काम हो गया है हमारा 95% हो चुका है, जिसका हमारे 252 बजट था। उसके बाद है हमारा रेनोवेशन ऑफ हारी पर्वत, जिसका काम चलने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। फिर है हमारा 3rd एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू आर्ट म्यूज़ियम, जो कि आपने देखा होगा शेरगढ़ी में जिसकी इनॉग्रेशन भी हुई थी। उसका कुछ काम रह गया था, वो भी हमारा हो चुका है लगभग, उसका भी काम तकरीबन हो गया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू आर्ट म्यूज़ियम स्टोन बिल्डिंग वो। उसके बाद है हमारा मॉन्यूमेंट ठग बख्श, जिसमें 85% काम हो चुका है और इंशाल्लाह फर्दर हम देखेंगे, उसका काम भी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एसपीएस म्यूज़ियम, जो एसपीएस म्यूज़ियम जिसके बारे में मैंने आपसे अभी बात की थी कि जो वो नीचे की 2 हमारी जो स्टोरीज़ है वो बिल्कुल कंप्लीट है, लेकिन जो हमारी तीसरी है जिसमें पेंटिंग स्पेशली और हमारा टेक्सटाइल सेक्शन जो है उसका काम हमारा रह गया है, जिसकी वजह से हमारा म्यूज़ियम इनकम्प्लीट हो जाता है। वजह क्या? वजह ये कि काम उसका जो इंटीरियर का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। उसका कैपेक्स में उसका काम स्टार्ट करना था, इसके बजट है 19 करोड़ 1940 का, लेकिन R&B ने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया। हम भी चाहते हैं कि काम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि विजिटर आते हैं वो हमें पकड़ते हैं वहाँ पे कि अगर हम आए हैं यहाँ पे तो हमें ये बिल्कुल ये स्पेशली पेंटिंग में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहती है और टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, इस पर और भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, आप कहीं जाइएगा मत, ये इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी रहेगी एक छोटे से वक्फे के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दी में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के, और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान स्टूडियो में है शाहीना यासीन, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्कियोलॉजी, आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स। आप बात कर रही थी मरम्मत की, आप अपनी बात पहले मुकम्मल करें, मेरे जहन में जो है सवाल उभर रहे हैं, लेकिन पहले आप अपनी बात मुकम्मल करें। तो मैंने यही कहना था आपसे कि टेक्सटाइल और पेंटिंग जो है वो हमारे 2 सेक्शन हमारे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
फॉरेनर आता है या इंडिया के किसी भी स्टेट से कोई भी आता है वो देखना ढूंढते हैं चाहता कि है। बिल्कुल पेंटिंग और बिल्कुल वहाँ अंदर का काम रह गया है, बाहर का काम तो हो गया है। तो मैं भी चाहती हूँ कि R&B डिवीज़न जल्दी ये काम करे ताकि हम भी अपने म्यूजियम को कंप्लीट उनके सामने पेश कर सकें। बिल्कुल। इसमें सिद्धा साहब का कोई रोल नहीं बनता आप क्योंकि यू हैव पूछिए गॉट मत। सच अ डायनामिक डायरेक्टर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सिद्धा साहब कुछ इसमें कर नहीं रहे। देखिए आप तबरेज़ साहब, सिद्धा सर बहुत ही, मैं बोलूँगी कि उनके जैसा डायरेक्टर ना आया है, वरना मुझे लगता है कि इसके कभी बाद आएगा। कभी आएंगे। बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छे, उन्होंने ही इनिशिएटिव लिया है ये काम के लिए, बहुत कोशिश कर रहे हैं वो काम स्टार्ट करने के लिए और करवाएंगे इंशाल्लाह, वो करवाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, करवाएंगे। और मुझे जहाँ भी हमारा काम चलता है ना, सिद्धा सर खुद जाते हैं, पहले वो जाते हैं और उसके बाद कभी मुझे भी भेज देते हैं, लेकिन वो खुद देखने जाते हैं हर जगह। ज़्यादातर तो उनको जम्मू, कभी श्रीनगर में उनकी ड्यूटी तो चलती रहती है, कहीं कॉन्फ्रेंस में हो या जब भी वो यहाँ श्रीनगर में होंगे तो वो एक दिन भी ज़ाया नहीं करते हैं। कभी एक साइड पे चले जाते हैं, कभी दूसरी साइड, और अगर उनको लगे कि काम नहीं ठीक ढंग से नहीं हुआ तो वो बहुत गुस्सा होते हैं। देखिए ज़रूरी भी है क्योंकि मुझे लगता है जम्मू एंड कश्मीर की हेरिटेज इतना इतना रिच कल्चर है हमारा, देयर इज सो मच दैट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड, दैट इज बीइंग प्रिजर्व्ड एंड दैट इज येट टू बी प्रिजर्व्ड। हमारी लैंग्वेज से लेके हमारा कल्चर, हमारा पहनाव, हमारा खाना पीना, इतना सब कुछ रिच है। और जब हम इस सब की बात करते हैं, कश्मीर के टूरिज्म को हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ, बहुत अहम रोल और अहम कनेक्शन जो है इनका है, क्योंकि लोग दूर दूर से, जैसे आपने कहा, फॉरेनर्स आते हैं इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ आते हैं देखने के लिए कि कश्मीर का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन क्या है, किस तरीके से है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है हमारे पास जैसे म्यूज़ियम एक ही है अभी भी, और एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, सारा मिक्स हो रहा है, टूरिज्म, एजुकेशन, सब कुछ इसके साथ कनेक्टेड है। क्योंकि आगे वाली जनरेशन के लिए भी तो हमें कुछ करना है कि हम पहले किस तरीके से खाते पीते थे। जैसे आज अगर मुझे मेरे पेरेंट्स को पूछना है तो वो अपने वक्त की स्टोरी बता के अपने ट्रेडिशन के हिसाब से, जैसे दान था या किस तरीके से औरतें जाती थी काम करने, तो अभी क्या चैलेंजेस हो रहे हैं कि हम लोग एजुकेशन में इतना इसको इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि हमारे पास आज भी एक ही म्यूज़ियम है। मुझे लगता है बच्चों को वो नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या है, कहाँ से आए हैं, हमारा जो प्रोग्रेशन अभी इस एज में, आज का दौर इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि उसको कैसे हम संभाल पा रहे हैं, और चैलेंजेस क्या है अभी भी, जो चीज़ें शायद हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं छूट रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक तो ये बात है कि स्कूल जितने भी हैं पूरे कश्मीर डिवीज़न में, जितने भी स्कूल हैं, वो सभी स्कूल आजकल हर स्कूल के टीचर्स पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। इवन की हिस्ट्री, जहाँ पे हिस्ट्री का टीचर हमेशा बच्चों के साथ आता है और वो हमें उतना गाइड नहीं करना पड़ता है जितना वो उनको गाइड करते हैं। तकरीबन हर स्कूल का विजिट होता ही रहता है। इसी वक्त सिर्फ ये जो जनवरी और फरवरी के महीने में छुट्टी रहती है, इन दिनों में थोड़ा कम रहता है, इन दिनों स्कूल नहीं आते हैं, अदरवाइज हमारा पूरे साल फ्लो रहता है स्कूल्स का। इवन कि हमें उनको कभी ऐसा होता है कि ऑलरेडी वो एप्लीकेशन देते हैं ना कुछ दिन पहले, हाँ, तो अगर हमें कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे एक दिन आ रहे हैं तो उनको बोल देते कि नहीं, आज आप इस डेट पे नहीं आइएगा, अगले डेट पे आइए। इतना फ्लो रहता है हमारा म्यूज़ियम में। तो उनको अच्छे से एक तो हम खुद गाइड कर लेते हैं, उनको हम अपने पास्ट से अपने शिनाख्त करवाते हैं, बिल्कुल उनको बताते हैं हमारा पास्ट क्या था। इवन कि बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं, तो और बार बार आते हैं। इवन कि अगर स्कूल के साथ आते हैं ना, कुछ दिन के बाद मैं उन बच्चों को देखती हूँ वो अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं। तम पछना ऐसा मैं इंट्रोडक्शन ते मंदिर किया यार गाइड करूँगी, बच्चे खुद गाइड करते हैं पेरेंट्स को, ये है। आजकल के बच्चे तो बहुत विटी है, बहुत तेज है। तो वो नहीं, अलबत्ता हम कहेंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास फ़िलहाल म्यूज़ियम एक ही है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि और भी अगर म्यूज़ियम कहीं पे हमारा बन जाए वो तो बहुत बेहतरीन रहेगा। ओवरऑल कश्मीर डिवीज़न में हमारा यही पे। और ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है ये, और बहुत रिच है, बहुत रिच है। मुझे लगता है कि एशिया में आपको कहीं पे और ऐसा म्यूज़ियम कहीं नहीं मिलेगा। इवन कि फॉरेनर्स भी आते हैं या ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है म्यूज़ियम देखने में, और उन्होंने हिंदुस्तान में कई म्यूज़ियम देखे हुए होते हैं, फिर यहाँ आके वो बोलते हैं कि जो आपके पास कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन और कहीं नहीं। बहुत रिच कलेक्शन है हमारे पास। जी बिल्कुल। जी
अभी अगर महकमे की हम बात करें, महकमे में मैन पावर की कमी है जैसा हर महकमे में है। बिल्कुल, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग और किस तरह से काम हो रहा है? हमारी जो आर्कोलॉजी है ना, आर्कोलॉजी में हमारे पास मैन पावर ज़्यादा कम है, तो वो मुश्किलात है। फिर हम एडजस्ट कर लेते हैं किसको, क्योंकि जो आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट छोटा है हमारा, इसलिए कि बिल्कुल नज़दीकी है। जो भी मुलाजिम वहाँ काम करता है सु गसान पूरे पट एक्टिव बनान, सु हर कह पत करान काम। हम फिर खुद ही मैनेज कर लेते हैं कि इस आदमी से हम ये काम करा सकते हैं, उससे हम ये काम करा सकते हैं, इससे उस हिसाब से हम चलाते हैं। उतना पन्ने कथन मज कि तुह निश 23 साइट ये कशीर मज, टोटल 55 तम मज 23 कशीर मज। यम 23 कशीर मज यम कत कत यम तुम वो ये सारनी जायन यहाँ पे। पहले आप अगर जाओगे आपको SPS ओल्ड बिल्डिंग आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोटेक्टिव मोन्यूमेंट है ये। आप जाओगे हारी पर्वत, वहाँ पे भी है आपके पास जाओगे शेरगिरी कॉम्प्लेक्स जाओगे आप, वहाँ पर भी है। ओल्ड स्टोन बिल्डिंग जो है वो आप जाओगे पर, और भी बाकी मैं बता श्रीनगर नेवर यम साइट छे डिस्ट्रिक्ट मज। बिल्कुल तिमन अच्छ पेवान सोरी वुचुन, मुझे खुद देखना पड़ता है। हमारी तकरीबन अभी तो 20-25 काम चल रहे हैं। इवन कि ये कैपेक्सस मज श्रीनगरस मज एक जाए 5 जायन काम चलान, जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद हमारे फेज़ फर्स्ट में 6 है, उसके बाद फेज़ सेकंड में चल रहा है 4 और चल रहे हैं। तो बाकी हमारा पुलवामा में भी चल रहा है, पुलवामा में चल रहा है, अनंतनाग में चल रहा है, शुपियन में चल रहा है। बाकी अगर इस वापस इमो अत SPS म्यूजियमस पे कैज कि सु सोन अख बोड़ बार मीरास। हाँ हाँ। तो युस ये मीरास सोन छु रसरवित थोमुत, युस बच्चे अख यवान छु या स्कूल यवान छु, अत क्या प्रोसीजर छु रोजान, कित पट छु अति मिला एंट्री, कित पट छु पेवान अप्लाई करुन, तिम बच्चे कित पट हेकन ये म्यूजियम वुचित, ते अति कम छु आसान यम तिमन पत गाइड छु करन, हेल्प छु करन, अत बारस में वनितो। बिल्कुल अच्छे काम गसान कि अगर स्कूल थ्रू ये बच्चे स्कूल थ्रू ही स्कूल वाल एप्लिकेशन करान डिपार्टमेंटस या क्यूरेटरस करान एप्लिकेशन, तथ में तम लेखान कि अस बच्चे हेत यून यीत्या बच्चे क्या इकवटे हेको न ज़्यादा जमलिंग मज तक बच्चे क्या यमो 2 हथ बच्चे या 3 हथ बच्चे हेत यमो फलाइन डेटस पे अम पे परमिशन दिवान। अगर अस बास कि अम दह ज़्यादा बच्चन फ्लो हेको मैनेज कर वापस जवाब करान, मेल करो या फोन करान तम या कुछ भी कैसे भी कॉन्टेक्ट करेंगे, या और नफर ऐसे स्कूल पे कम मुलाजिम सह तो तिमन वनान तुम फलाइन दह इो तुम ठीक छो आप आ जाओ, वो आ जाते हैं। तम पे फीस आसान, बच्चन आसान 2.5 रुपये पर हेड रहता है, 2.5 रुपये। अच्छा, सरकारी स्कूल का और प्राइवेट का 5 रुपये। जी, एक बहुत ही अहम मुद्दा मुझे लगता है, क्योंकि आप आज यहाँ हैं और ये जो है काफ़ी डिबेट में रहता है ये टॉपिक कि हमारी ज़ुबान जो है उसका बड़ा मसला है। आज के दौर में अगर हर घर में देखेंगे तो बच्चों को अंग्रेज़ी उर्दू सिखाई जाती है। चलिए प्रोफेशनल स्फेयर में तो सही है, आप इंग्लिश में बात करें, उर्दू में बात करें, लेकिन हम लोगों को प्रॉपरली कश्मीरी बच्चों को सिखाते ही नहीं है, और घर में भी बच्चों के साथ कश्मीरी में बात नहीं की जाती है। तो मुद्दा ये है, सबसे बड़ा सवाल बेसिकली ये है कि हम इस लैंग्वेज को प्रिजर्व कर पा रहे हैं या नहीं, और उसमें आपके डिपार्टमेंट का बड़ा ही एक रोल है कि हम किस तरीके से डॉक्यूमेंट के थ्रू अपनी ज़ुबान को प्रिजर्व करें, ताकि आने वाली जो जनरेशन्स है वो अपनी ज़ुबान के साथ इन टच रहे, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ इन टच रहे। उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखो, हमारा डिपार्टमेंट तो वो कुछ नहीं कर सकता, हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ इतना कर सकता है। देखो, आपको कश्मीरी पढ़ाना है या कश्मीरी सिखाना है बच्चे को, वो आप घर से स्टार्ट करो। डेफिनेटली वो तो हम नहीं कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वो नहीं कर सकता। हाँ, डिपार्टमेंट एक चीज़ कर सकता है, प्रिजर्वेशन की बात। बिल्कुल, ये मैं मैन्युस्क्रिप्ट्स डिपार्टमेंट प्रिजर्व कर रहे हैं, उनकी बात हम वो प्रिजर्व करते हैं। इवन कि हमारा वो एक नया प्रोग्राम है ज्ञान भारत, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट हो रहा है। तो उसका मकसद यही है, हमारे डिपार्टमेंट का मकसद है, इवन कि हमारा 2-3 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी कि कश्मीर में जितने भी लोग जिनके पास प्राइवेट कलेक्शन है, जिनके पास मैन्युस्क्रिप्ट है, क्योंकि गरस में सेव रोजा मैन्युस्क्रिप्ट की ही सबसे बेटर रहेगा वो हमारे, क्योंकि हम कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन, ये हमारे डिपार्टमेंट का काम ही है।
तो ये हम कर सकते हैं, आप हमारे पास रखिए। क्योंकि देखो, जो आप जिस चीज़ की आप अपने घर में कदर करोगे या जिस चीज़ की मैं कदर करूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा बच्चा भी उस चीज़ की कदर करेगा कल। उसके लिए शायद या हो सकता है वो मेरे लिए करे, अहम उसका ना हो। बच्चा नहीं करेगा। बिल्कुल सही। हो सकता है सुसन कुन स्टोरस में या कहीं दे देगा। हमने ये एक मुहिम चलाई है डिपार्टमेंट की कि हम पूरी कोशिश करेंगे पूरे कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न में जहाँ भी प्राइवेट कलेक्शन है उसकी हम स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग पहलू हमारा होगा, स्टार्ट हमारा होगा स्कैनिंग, उसके बाद डिजिटाइजेशन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, ये सारा काम करेगा डिपार्टमेंट और इसका खर्चा डिपार्टमेंट खुद कर रहा है। बहुत खूब। एक बार फिर वापस मैं आऊँगा SPS म्यूज़ियम पर। हम बात कर रहे थे कि जब आपके डिपार्टमेंट में दरख्वास्त आई बच्चों के लिए, उसके बाद आपने डेट दे दी, उसके बाद बच्चे पहुँचे, उसके बाद क्या रहता है प्रोसीजर? हाँ, बच्चे देखिए, उसके बाद हमारा काम रहता है क्यूरेटर शासा अवेलेबल तेतीन असी क्यूरेटर लेक्चर देगा, वो इंट्रोडक्शन आपको दे देगा म्यूज़ियम में कहाँ पे क्या है, पूरी तरफ 10 से 5-10 मिनट वो दे देगा। उसके बाद गाइड हमारे पास अवेलेबल है, उनके साथ गाइड रहता है। इवन कि बच्चे मगर गाइड प्रेफर करें तुम चला, बच्चे भाग जाते हैं। मतलब कि अगर थोड़े बड़े बच्चे होंगे ना, जैसे 10th 11th के बच्चे होते हैं, 12th के बच्चे होते हैं, या यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, या डिग्री कॉलेज के बच्चे आते हैं, वो गाइड को फॉलो करते हैं। लेकिन जो छोटे होते हैं ना, वो दौड़ के भाग के नेचुरल हिस्ट्री में चले जाते हैं, वो नहीं सुनते हैं। अलबत्ता हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हम बच्चों को अच्छे से गाइड करें। सेफ्टी जो सिक्योरिटी है हमारे इस म्यूजियम की जी, वो कैसे देखते हैं आप, उसको कैसे यकीनी बनाते हैं? हाँ, हमारा जो एंट्री है वहाँ पे आप देखेंगे पुलिस, जेएंड की पुलिस भी लगी है, CRPF भी लगी है। तो बाज़ाब्ता जब स्कूल आता है उनकी फ्रिस्किंग, गाड़ियों की फ्रिस्किंग हो जाती है, और अंदर जो पब्लिक आएगी उनकी भी फ्रिस्किंग हो जाती है। उस फ्रिस्किंग के बाद उनकी एंट्री अंदर हो जाती है। बिल्कुल। यम लकड़ बच्चे आसान, यम छासान बड़ तिफल, यम संभालिन, तीम संभालित ब्रोह पकनावन, क्याजि अच्छु सो खजान युस वारिया नोजुक छु। बिल्कुल। तु कित पट छु यकीनी बनावान तमिच सेफ्टी अंदर? मैं वोनो ना तय मैन पावर छे डिपार्टमेंटस काम, लेकिन हम मिलजुल के काम करते हैं। जब ये अब जहन में है हमारे कि युथी म्यूजियमस एंट्री करान छ लकड़ बच्चे स्कूल छ गसान खड़ा, अस सारी स्टैंड गसान, चाहे वहाँ पे वो अटेंडेंट होगा, गाइड होगा, इंचार्ज होगा, क्यूरेटर होगा, इवन हम सब, चाहे वे बाहर भी काम करने वाले होंगे, इवन कि आउटसोर्स भी अब हमारे इतने एक्टिव हो गए हैं कि इतनी मत छिपाई, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सब अलर्ट हो जाते हैं, सब साथ में खड़ा रहते हैं। गोड से अख फ्लोर हावान असल पे तम वि सारी रोजान सब नजर रखते हैं, सब ख्याल रखते। बेच ब्याक चीज़ में टीचर आसान, टीचर साथ में रहते हैं, वो बहुत जब वो देखते हैं कि ये साथ में है, वो खुद भी रहते हैं साथ में। युथी अख पोर मकलावान वुचित अति बच्चन पे दमिस पोरस पे खावान, दमिस पोरस पे सारी खसान इकवटे, तो सब मिलजुल के काम करते हैं। दूसरी मंजिल पे क्योंकि डिपार्टमेंट का काम आर्कियोलॉजी के साथ जुड़ा है, जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है आज के स्ट्रक्चर की तो एक अलग पहचान है, और जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर था बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो अभी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कोई रिसर्च चल रही है, क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि और एक्सप्लोर किया जाए और इसको प्रिजर्व किया जा रहा है? देखो, हमारा काम इस वक्त आपने सुना होगा कि पिछले दिनों हमारा ज़िहानपुरा में एक्सकवेशन का हुआ, जी बिल्कुल, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी मन की बात में जिक्र किया। सो छः साल खतर बड़ अचीवमेंट की उन्होंने हमारे बारे में बात की, हमारे कश्मीर के बारे में बात की। जो ये एक्सकवेशन का प्रोग्राम है, ये हमारा बारामुल्ला ज़िहानपुरा में स्टार्ट हुआ था नवंबर के महीने में। तो 40 से 50 डेज़ तक ये काम कंटिन्यू चलता रहा, जिसमें हमें अच्छी कामयाबी मिली है कि हमें स्तूपा वहाँ से खोज किया है हमने। तो उसमें हमारे साथ कोलैबोरेशन थी, क्योंकि आर्कियोलॉजी विंग ऐसे हमारे पास है बंदे लेकिन कम है। तो एक्सपर्ट्स हमने कोलैबोरेट करके यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से, सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडी से, हाँ, वहाँ से हमने वहाँ से एक ग्रुप आया था जिसमें तजम्मुल साहब है, डॉक्टर अजमल शाह को डायरेक्टर है, और डॉक्टर मुमताज़ यत्तू, और उनके साथ ग्रुप था बच्चों का जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आर्कियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, उनका वो ग्रुप पूरा था। और हमारी डिपार्टमेंट के सिद्धा के अंडर ये काम स्टार्ट किया हमने। तो इंशाल्लाह हमने कामयाबी उसमें हासिल कर ली है, लेकिन अभी जो सर्दी का मौसम आ गया है, बहुत ठंड होने की वजह से काम ये काम थोड़ा सा रोकना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया।
हम उम्मीद करते हैं कि ये डिपार्टमेंट ऐसे ही आगे बढ़ता रहे इंशाल्लाह। और इस तरह जिस तरह हमने देखा है ये जो प्रिजर्व की गई हैं चीज़ें, इन्हें ऐसे ही हम प्रिजर्व करके रखें। और हमारी गुजारिश तमाम देखने वालों से, हमारे आवाम से, कि हम पर भी जिम्मेवारी आयद होती है कि ये जो ख़जाना है इसे हमें संभाल के रखना है। सिर्फ म्यूज़ियम की मैं बात नहीं करूँगा, जो हमारी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं वहाँ पर भी हम कोशिश करें कि हमारी वजह से उन साइट्स पे कोई डैमेज ना हो, वो साइट्स हमेशा बनी रहे। मैं आपकी बात ये कहना चाहूँगी कि मैं कश्मीर रीजन में काम कर रही हूँ इस वक्त। मैं आम लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी आपके साथ है। अगर आपको कहीं काम में कहीं कोताही लगे या लगे कि आर.एन.पी. वैसे आर.एन.पी. वाले बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कहीं लगे कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है या आपको कहीं पसंद नहीं आ रहा है, आप बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं या डायरेक्टर साहब से बात कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोई कमी रहने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। शाहीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में। भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। नहीं, बहुत अच्छा लगा आप आई और आपने आज हमारा अपना कीमती वक्त दिया और इतनी खास बातें आपने बताई अपने महकमे के बारे में, अपने बारे में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे मौका मिला आपसे फिर मुलाकी होंगे और आपसे फिर आपकी ज़िंदगी में और कुछ जानेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की मेहमान, जी हाँ, शाहीना यासीन, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्कोलॉजी, आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स, जिनसे आज हमने बात की और जाना कि किस तरह से महकमा काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं आज का ये शुमारा आपने पसंद फरमाया होगा। जाने से पहले, इजाज़त लेने से पहले मैं बस इतनी सी गुजारिश करूँगा कि हम सब की जिम्मेवारी बनती है ये जो कंजर्वेशन है, इस कंजर्वेशन में हम सब लोग मिलकर हिस्सा लें। इंशाल्लाह हमारी ये जो सकाफत है, ये जो हमारा विरसा है, ये बना रहेगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।